Hello friends, welcome back to my channel Learn with Jenny. In this video, I'll be discussing about a very common problem among children which is diarrhea. Diarrhea is also known as loose stools. इस वीडियो में आज हम डायरिया की इंट्रोडक्शन, etiology, classification, symptoms, signs of dehydration, diagnostic evaluations, management, preventive measures as well as complications के बारे में स्टडी करेंगे. Let's start the topic. First one is introduction. Diarrhea is defined as the passage of loose, liquid or watery stools more than 3 times per day. डायरिया का मतलब है दस्त होना जब बच्चा एक दिन में 3 से ज़्यादा बार पतली पॉटी करता है या फिर पानी के जैसा मल हो तो उसे डायरिया बोलते हैं, लूज स्टूल्स बोलते हैं. Frequent passing of formed stools is not diarrhea, nor is the passing of loose, pasty stools by breastfed babies. अगर बच्चा दिन में बार बार स्टूल पास करता है पर उसका स्टूल नॉर्मल फॉर्म में है, ना ही वाटरी है और ना ही हार्ड है, तो उसे हम डायरिया नहीं बोलते क्योंकि डायरिया में बच्चा पतली पॉटी करता है, वाटरी स्टूल्स पास करता है. साथ ही साथ में जो छोटे बेबीज़ हैं जिनकी अभी ब्रेस्ट फीडिंग की एज है, अगर वो भी बार बार स्टूल पास करें पर उनका स्टूल थोड़ा चिपचिपा हो या फिर पतला हो तो उस कंडीशन को भी हम डायरिया नहीं बोलेंगे क्योंकि इन्फेंट्स का ब्रेस्ट फीडिंग के बाद स्टूल पास करना एक नॉर्मल बॉडी फंक्शन है. It is usually a symptom of GI infection which often lasts for few days and can result in dehydration due to fluid loss. डायरिया GI सिस्टम की इन्फेक्शन का एक सिम्टम है जो कि थोड़े दिनों के लिए रहता है. क्रॉनिक डायरिया होने से डिहाइड्रेशन भी हो सकती है क्योंकि बॉडी में से फ्लूइड का लॉस हो जाता है. पतले दस्त होने से शरीर में से पानी की कमी हो जाती है जिसे हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं. नेक्स्ट इज इटियोलॉजी. डायरिया के पॉसिबल कॉजेज के बारे में डिस्कस करेंगे. डिफरेंट कॉजेटिव एजेंट्स डायरिया को कॉज करते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस एज वेल एज पैरासाइट्स. बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं जिनके कारण बैक्टीरियल डायरिया हो सकता है जैसे कि एस्चेरिचिया कोलाई, शिगेल्ला, साल्मोनेला एंड क्लॉस्ट्रीडियम. वायरसेस के कारण भी डायरिया हो सकता है जैसे कि रोटावायरस, नोरोवायरस, साइटोमेगेलोवायरस एंड एंटेरिक एडिनोवायरस. नेक्स्ट आर द पैरासाइट्स सच एज एंटमीबा, हिस्टोलिटिका एंड जियार्डिया. द नेक्स्ट कॉज इज माल एब्जॉर्प्शन. इसे हम इंटेस्टाइनल माल एब्जॉर्प्शन भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती जिसके कारण बॉवल मूवमेंट्स इंक्रीज हो जाती हैं. नेक्स्ट वन इज इनकरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग. अगर माँ अपने बच्चे को अच्छे से दूध नहीं पिला रही तो भी उसे डायरिया होने के चांसेस हैं. अनदर वन इज लैक्टोज इंटॉलरेंस जिसे हम मिल्क इंटॉलरेंस भी बोल सकते हैं. बच्चे की बॉडी में लैक्टेज एंजाइम की कमी होने के कारण मिल्क प्रोडक्ट्स को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाता जिसके कारण डायरिया हो जाता है. नेक्स्ट कॉज इज इम्यूनोडेफिशिएंसी जिसे हम प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसीज भी बोल सकते हैं जो कि लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर है जिसमें डायरिया होना एक कॉमन सिम्टम है. डायरिया का अगला कॉज है इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम. IBS क्रॉनिक कंडीशन है जो कि GI ट्रैक्ट को अफेक्ट करती है जिसमें डायरिया, एब्डोमिनल पेन और ब्लोटिंग जैसे सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं. 9th कॉज इज स्ट्रेस एंड एंजाइटी. 10th वन इज फूड पॉइजनिंग. जब बच्चा कंटेमिनेटेड फूड को इंजेस्ट कर लेता है तो उसकी बॉडी में बैक्टीरिया की ग्रोथ होने लगती है जो कि टॉक्सिन को प्रोड्यूस करती है जिसके कारण डायरिया हो जाता है. 11th वन इज फूड एलर्जी. जब पेशेंट किसी ऐसे फूड को खाता है जिससे उसे एलर्जी हो तो उसकी बॉडी में रिएक्शंस होने लगते हैं, फूड इंटॉलरेंस हो जाती है जो कि डायरिया को कॉज करती है. 12th कॉज इज माल न्यूट्रिशन. बच्चे की बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होने के कारण एपिथेलियल सेल्स की अमाउंट डिक्रीज हो जाती है जिसके कारण एंटेरोपैथोजेंस के द्वारा टिश्यू इन्वेजन हो जाती हैं जो कि इन्फेक्शियस डायरिया को कॉज करती है. द 13th कॉज इज मेडिकेशंस. बहुत सारी मेडिसिन हैं जिनके कारण डायरिया हो जाता है जैसे कि एंटीबायोटिक्स.
एंटीबायोटिक्स हमारी बॉडी में जाकर एक बैक्टीरिया की ग्रोथ को इंक्रीज कर देती हैं, जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियोइडिस डिफिसिल, जो कि सीवियर वाटरी डायरिया को कॉज करता है। द 14th कॉज इज प्रीमेच्योरिटी। प्रीटर्म बेबीज में डायरिया होना एक कॉमन सिम्टम है जो कि वायरस के कारण होता है और ये कुछ टाइम के बाद अपने आप ठीक हो जाता है। 15th वन इज गैस्ट्रोएंटेराइटिस। सर्टेन वायरसेस के कारण स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग है उसके सेल्स इन्फेक्ट हो जाते हैं, जो कि वाटरी डायरिया, वॉमिटिंग और फीवर को कॉज करता है। वायरसेस के नेम्स मैंने पहले भी बताए थे, नोरोवायरस, रोटावायरस एंड एंटेरिक एडिनोवायरस। द लास्ट कॉज इज अनहाइजीन। पीने वाला पानी साफ ना होने के कारण, फूड अनहाइजीनिक होने के कारण और इम्प्रॉपर सैनिटेशन होने के कारण डायरिया हो जाता है। इसलिए प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करनी है, अच्छे से हैंड वॉश करने हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को भी अच्छे से वॉश करना है और पानी भी साफ पीना है। नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ डायरिया। डायरिया को टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। दीज आर एक्यूट, persistent and chronic. Let's start from acute diarrhea. Sudden onset of watery stools may last for 2 or less weeks, also known as acute gastroenteritis, and it is caused by infections. एक्यूट डायरिया में बच्चे को अचानक से पतली पॉटी स्टार्ट हो जाती है, जो कि 2 दिन से लेकर 2 हफ्तों तक भी रह सकती है। इसे एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी बोला जाता है, मतलब स्टमक फ्लू भी बोल सकते हैं, जो कि इंटेस्टाइन की इन्फेक्शन होती है और ये कंटेमिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू बॉडी में एंटर होती है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की इन्फेक्शन का कॉमन सिम्टम होता है डायरिया। द सेकेंड टाइप इज परसिस्टेंट डायरिया। Episodes of acute diarrhea, it lasts for 2 to 4 weeks, also indicates a problem such as irritable bowel syndrome, inflammatory bowel disease और celiac disease। जब एक्यूट डायरिया के ही एपिसोड्स बार बार होने लगते हैं, जो कि 2 से 4 हफ्तों के लिए रहते हैं, उसे हम परसिस्टेंट डायरिया बोलते हैं। परसिस्टेंट डायरिया होने से बॉडी में जीआई सिस्टम के भी डिसऑर्डर्स होने के चांसेस हैं। The third type is chronic diarrhea. It is severe diarrhea which lasts for 4 or more weeks and may occur with or without malabsorption. Also, it can lead to severe dehydration. Chronic diarrhea मतलब severe diarrhea, जो कि एक सीरियस कंडीशन है। ये 4 हफ्तों से भी ज़्यादा समय के लिए रह सकती है। सीवियर डायरिया माल एब्जॉर्प्शन के साथ में भी हो सकता है और माल एब्जॉर्प्शन के बिना भी हो सकता है। ज़्यादा वाटरी स्टूल्स पास करने से बॉडी में से पानी की कमी हो जाती है, जो कि सीवियर डिहाइड्रेशन कॉज करती है। सो दिस वॉज द क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द सिम्टम्स ऑफ डायरिया। द फर्स्ट वन इज लूज स्टूल्स। बच्चा पतली पॉटी करेगा, पानी के जैसा स्टूल पास होगा उसे। द सेकेंड इज नोजिया एंड वॉमिटिंग। पेशेंट को उल्टी होने का मन होगा या फिर उल्टी भी कर सकता है वो। थर्ड इज डिहाइड्रेशन। पतले दस्त होने के कारण शरीर में से पानी की कमी हो जाती है, जिसे हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। फोर्थ वन इज फीवर। डायरिया हुआ है मतलब बॉडी में कोई इन्फेक्शन है जिसके कारण बुखार भी हो जाता है। फिफ्थ वन इज ब्लोटिंग। पेट की सूजन होने के कारण उसका साइज बड़ा हो जाता है, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो, पेट बाहर की तरफ निकल जाता है और फूल जाता है। सिक्स्थ वन इज डिजीनेस। बच्चे के शरीर में कमजोरी के कारण चक्कर भी आ सकते हैं उसे। सेवंथ वन इज वेट लॉस। माल एब्जॉर्प्शन होने के कारण फूड में से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे, जिसके कारण डायरिया हो जाता है, जो कि वजन को भी कम कर देता है। द लास्ट वन इज एब्डोमिनल पेन। डायरिया की वजह से पेट में बहुत दर्द होने लगता है। नेक्स्ट आर द साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन। डायरिया की वजह से फ्लूइड लॉस होता है, जो कि डिहाइड्रेशन को कॉज कर देता है। बॉडी में डिहाइड्रेशन की प्रेजेंस और एब्सेंस को चेक करने के लिए हम इन सब साइंस को असेस करते हैं। फर्स्टली, साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन इन चिल्ड्रन आर ड्राई माउथ, मुंह सूखा रहता है। ड्राई टंग, जीभ भी सूखी होती है। हाई फीवर, बहुत तेज़ बुखार हो सकता है। टेकिपनिया, पेशेंट सांस बहुत तेज़ लेगा। टेकिकार्डिया,
दिल की धड़कन भी बहुत तेज़ होगी। टीयरलेस आइज़, आँखों में से आंसू नहीं निकलेंगे। संकिन आइज़, आँखें अंदर को डूबी हुई दिखेंगी। ओलिगुरिया, नॉर्मल से कम मात्रा में यूरिन पास होगा। इरिटेबिलिटी, मतलब बच्चे में चिड़चिड़ापन होगा। नेक्स्ट आर द साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन इन एडल्ट्स। एक्सेसिव थर्स्ट, पेशेंट को बहुत प्यास लगेगी। ड्राई स्किन, चमड़ी भी खुश्क होगी। डिजीनेस, चक्कर भी आ सकते हैं। फैटीग, पेशेंट बहुत थकान महसूस करेगा। हेडेक, सिर दर्द हो सकता है। मसल वीकनेस, मांसपेशियों में कमज़ोरी होगी। डार्कर यूरिन, यूरिन का कलर बहुत डार्क होगा, गहरे रंग में होगा। लिटिल यूरिनेटिंग, नॉर्मल से बहुत कम अमाउंट में यूरिन पास होगा। फेंटिंग, पेशेंट बेहोश भी हो सकता है। टायर्डनेस, पेशेंट थका हुआ महसूस करेगा। अगर बॉडी में ये सब साइंस प्रेजेंट हैं तो पेशेंट को डायरिया के साथ साथ डिहाइड्रेशन भी हुई है। नेक्स्ट आर द डायग्नोस्टिक एवेल्युएशंस। कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाने चाहिए डायरिया में वो देखेंगे। हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड एग्जामिनेशन, स्टूल एग्जामिनेशन, हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट, अपर एंडोस्कोपी, इम्यूनोएसेज, ELISA and assessment of dehydration. The next part is management of diarrhea. डायरिया को मैनेज करने के लिए रिहाइड्रेशन थेरेपी देनी है, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करनी है, एज वेल एज डाइटरी मैनेजमेंट करनी है। रिहाइड्रेशन थेरेपी में ORS देते हैं जिसे हम ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन बोलते हैं। एक्यूट डायरिया और परसिस्टेंट डायरिया के केसेस में ORS थेरेपी बहुत अच्छे से वर्क करती है, पर जिनमें क्रॉनिक डायरिया होता है, फ्लूइड लॉस की वजह से सीवियर डिहाइड्रेशन हो चुकी है, उन्हें इंट्रावेनस फ्लूइड्स देने पड़ते हैं। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी मीन्स ड्रिंकिंग ऑफ सोल्यूशन ऑफ क्लीन वाटर, शुगर एंड मिनरल सॉल्ट्स टू रिप्लेस वाटर एंड सॉल्ट लॉस फ्रॉम द बॉडी ड्यूरिंग डायरिया। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी का मतलब होता है एक सोल्यूशन को पीना जो कि साफ पानी से, शुगर से, मिनरल सॉल्ट से बना होता है, जो कि हमारी बॉडी में पानी का लेवल मेंटेन करने में मदद करता है। पतले दस्त होने के कारण जो पानी की कमी हुई थी शरीर में से, ORS उसको पूरा कर देता है। आप ORS पैक्ड वाला बाहर से भी ले सकते हो और घर पे भी बना सकते हो। ORS में पानी होता है, चीनी होती है और नमक होता है। इन 3 चीज़ों से ही घर पे ORS सोल्यूशन तैयार हो सकता है। ORS contains sodium chloride 2.6 grams, trisodium citrate 2.9 grams, potassium chloride 1.5 grams and glucose 13.5 grams. इन सबको 1 लीटर साफ पानी में घोलना है और जब बच्चा पॉटी करता है उसे थोड़ा थोड़ा पिला देना है। ORS का एक पैकेट 1 लीटर पानी में जो आपने बनाया है उसे आप 24 घंटों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। 24 घंटों के बाद फिर से नया पैकेट बनाना है। अगर आपने ORS घर पे बनाना है तो 1 लीटर साफ पानी लेना है, या फिर आप जो घर पे पानी इस्तेमाल करते हैं उसी को गर्म कर लेना है, उबाल लेना है और फिर ठंडा कर लेना है। फिर उसी पानी में आधा छोटा चम्मच नमक का डालना है और 6 छोटे चम्मच चीनी के डालने हैं और फिर उसे अच्छे से घोलना है। फिर उसे आपने बच्चे को बार बार पिलाते रहना है। नेक्स्ट इज सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट। सिम्टम्स के अकॉर्डिंग मेडिसिन देनी है। एंटी डायरियल्स देनी है जो कि स्टूल पास करने की फ्रीक्वेंसी को कम कर देती हैं। एंटीपायरेटिक्स दे सकते हो जो कि बुखार को कम करती हैं। एंटीमेटिक्स दे सकते हो जो कि उल्टी को ट्रीट करने में मदद करती है। नेक्स्ट इज डाइटरी मैनेजमेंट। डाइट मॉडिफिकेशन करने से भी डायरिया ठीक हो सकता है। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स। पेशेंट ने साफ पानी पीना है, जूस पीना है, घर पे ताज़े फलों का रस निकालना है, बाहर से नहीं लेके आना, और नारियल का पानी भी पी सकते हैं। ईट स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स। पेशेंट को बार बार थोड़ा थोड़ा खाने के लिए देना है, एक साथ बहुत सारी चीज़ें नहीं खिलानी। ईट हाई पोटेशियम एज वेल एज लो फाइबर डाइट। जिन चीज़ों में पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा हो और फाइबर की मात्रा कम हो, ऐसी चीज़ें आप पेशेंट को दे सकते हो, जैसे कि केले, आलू और पालक। फ्रूट्स, जूसेस, दलिया, खिचड़ी, राइस
एंड पोटैटो आर बेनिफिशियल। बच्चे को फल खिला सकते हो, जूस दे सकते हो, दलिया भी देना है, खिचड़ी भी देनी है, चावल भी खा सकता है और आलू भी खा सकता है। ये सारी चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। लिमिट फ्राइड, स्पाइसी, फैटी एंड शुगरी फूड्स। तली हुई चीज़ें, ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें, फैट वाली चीज़ें और शुगर वाली चीज़ें कम कर देनी है, क्योंकि इन्हें खाने से प्रोलॉन्ग डायरिया हो सकता है। अभी हमने डिस्कस कर ली मैनेजमेंट। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिवेंटिव मेजर्स। ड्रिंक क्लीन वाटर, साफ पानी पीना है। रोटा वायरस वैक्सीन, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के हिसाब से बच्चे को रोटा वायरस वैक्सीन देनी है। मैंने लेटेस्ट इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पर अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। हैंड वॉशिंग विद सोप, साबुन के साथ अच्छे से हाथ धोने हैं। अवॉइड स्पाइसी, फैटी एंड शुगरी फूड्स। ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें, फैट वाली चीज़ें और मीठी चीज़ें आपने कम कर देनी है। ब्रेस्ट फीडिंग फॉर फर्स्ट 6 months ऑफ लाइफ। माँ ने अपने बच्चे को पहले 6 महीने के लिए अपना दूध ही पिलाना है, उसके अलावा कुछ नहीं देना। मेंटेन फूड हाइजीन, आपने फल सब्जियों को पहले अच्छे से धोना है, फिर पकाकर खाना है। ईट वेल बैलेंस्ड डाइट, आपने बैलेंस डाइट लेनी है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एज वेल एज फैट्स। लास्ट इज टू इम्प्रूव सैनिटेशन। अभी हमने डायरिया को प्रिवेंट करने के लिए कुछ टिप्स डिस्कस की थी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायरिया। डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, हाइपोवोलेमिक शॉक, पैरालिटिक इलियस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल परफोरेशन, रीनल फेलियर, convulsions and malnutrition. So this was the end of the video. I hope you all find it useful. Please do like, share and subscribe my channel. Thank you.